बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं और वह चैप्टर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वह है प्रिज्म। पहली हेडिंग जो है वो है प्रिज्म। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो यही है प्रिज्म। अब अगली हेडिंग जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ये जो है ABC यह कांच की एक प्रिज्म है। इसको हम A कह लेते हैं और इसे B कहते हैं, इसे C कहते हैं। और इस प्रिज्म के तीन अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक AB है, एक BC है और एक AC है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण PQ, इसको हम मान लेते हैं ये P है और इस बिंदु को हम Q मानते हैं A, तब अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण इस प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R मान लेते हैं, इस बिंदु R पर जाकर के गिरती है और इसको हम R मान लेते हैं। इस AB का जो अभिलंब है वह इसको हम NQE मान लेते हैं और इस AC का जो अभिलंब है उसे हम MRE मान लेते हैं, MRE मान लेते हैं। जब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो बिंदु जिस पर काट रहे हैं उसको बिंदु D मान लेते हैं। यहाँ पर जो कोण है इसको I कहते हैं और ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण R है। यहाँ I डैश मान रहे हैं, यहाँ R डैश। और यह जो है हमारा I माइनस R है और यह कोण जो है वो I डैश माइनस R डैश है और यह डेल्टा है। एक कोण E है, यह कोण A है। तो आप देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जैसे मैंने चित्र बनाया कि ABC एक कांच की प्रिज्म होती है और जिसके तीन अपवर्तक पृष्ठ AB, BC व CA हैं। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण, यही है प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण PQ इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR इस पृष्ठ के अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है
और झुकती हुई क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रकाश की किरण जब वायु और कह सकते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जो सघन माध्यम है उसमें अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर ये वायु है और ये कांच की प्रिज्म है, ये सघन माध्यम है और अभिलंब NQE है, तो इसकी ओर झुकती हुई इस प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ R पर जाकर गिरती है और पुनः अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण RS इस पृष्ठ के अभिलंब, इस AC पृष्ठ के अभिलंब MRE से दूर हटती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। फिर से आप देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण PQ इस प्रिज्म ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है, जहां पुनः अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण RS अभिलंब MRE से दूर हटती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। इस आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। बिंदु D पर बना कोण डेल्टा प्रिज्म का विचलन कोण कहलाता है। जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण पर इस विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है और उस न्यूनतम विचलन कोण को ही हम प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो ये था हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगली हेडिंग प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अगली हेडिंग जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करने के लिए यही जो अभी हमने प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन बताया इसी चित्र को ही लेते हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया कि ABC कांच की एक प्रिज्म होती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के AB पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है, तब अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण QR इस पृष्ठ के अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई इस प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है, जहां पुनः अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण RS अभिलंब MRE से दूर हटती हुई बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है ये आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो अपवर्तन कोण है, जिसको हम R माने हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो इसके बीच का जो ये कोण है ये होगा I माइनस R और यहाँ पर R डैश, यहाँ पर I डैश माइनस R डैश, यहाँ I डैश है, यहाँ पर विचलन कोण डेल्टा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज DQR से लिखते हैं कि त्रिभुज DQR से कोण D या कह सकते हैं कि DQR से बिंदु D पर बना कोण डेल्टा बहिष्कोण है। R से बिंदु D पर बना कोण डेल्टा बहिष्कोण है। अतः
क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू कोण डी क्यू आर धन कोण डी आर क्यू। डेल्टा बराबर डी क्यू आर धन डी आर क्यू। आगे इसको लिख सकते हैं, अथवा कोण या डेल्टा इक्वल टू कोण डी क्यू आर की जगह पर आई माइनस आर और डी आर क्यू की जगह पर आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये हो जाएगा। अथवा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई और कोण ए आर ई समकोण है। ये दोनों समकोण हैं, तो इन दोनों का जो योग है 180 अंश होगा। तो इसका मतलब है कि शेष जो कोण ए और ई है इनका योग भी 180 अंश होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई और कोण ए आर ई समकोण हैं, अर्थात इन दोनों कोणों का जो योग है वह 180 अंश है। अतः क्या होगा, हो जाएगा कोण ए धन ई बराबर 180 अंश। इसको हम समीकरण 2 कह लेते हैं। ए धन ई बराबर 180 अंश। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं त्रिभुज क्यू आर ई। तो इसका मतलब है कि आर धन आर डैश धन ई बराबर 180 अंश। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। अतः क्या हो जाएगा, हो जाएगा अतः त्रिभुज क्यू ई आर से क्या होगा, हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई और बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 3। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है तो ऐसी स्थिति में ए आर धन आर डैश धन ई का मान 180 अंश होगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई से ई कैंसिल हो जाएगा अथवा आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। समीकरण नंबर 4। फिर आगे देखते हैं। प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसी में आगे जब देखते हैं प्रिज्म के अल्पतम विचलन
विचलन की स्थिति में क्या होता है डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश। तब हो जाएगा समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई डैश की जगह पर आई और माइनस आर प्लस आर। या एक चीज़ और पहले यहाँ पर कर लें तब ज़्यादा सही रहेगा। अल्पतम विचलन की स्थिति लगाने के पहले हम इस r प्लस आर डैश के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, तब उसके बाद अल्पतम विचलन की स्थिति ले आए तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जो है इसको हटा लेते हैं। हम लिखते हैं कि समीकरण 4 से r प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस ए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब लिखते हैं जो भी कह रहे थे कि प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश तथा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम। तब समीकरण 4 व 5 से क्या होगा? 4 में हो जाएगा r प्लस आर बराबर a अथवा 2r इक्वल टू a अथवा r बराबर a अपान 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। और तथा समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा की जगह डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई और माइनस ए हो जाएगा अथवा डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i अथवा i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए और बटे 2। समीकरण नंबर ये 6 है और ये 7 है। समीकरण नंबर 7। फिर आगे यहाँ से हमें r मिला है, यहाँ से i मिला। अब आगे लिखेंगे कि यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n हो तब स्नेल के नियम से यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n हो तब स्नेल के नियम से क्या होगा? हो जाएगा n बराबर साइन आई और बटे साइन आर। अब समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर समीकरण 5 व
7 से 5 क्या समीकरण 6 व 7 से 6 व 7 से मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक n बराबर साइन आई की जगह पर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a अपान 2 और पूरे के बट्टे साइन a अपान 2। तो एक सूत्र हमारा अपवर्तनांक का a हो गया नंबर 8। फिर आगे लिखेंगे कि यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो अर्थात कोण A अर्थात अपवर्तक कोण A 5 अंश से कम हो तब क्या होगा, हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 अप्रॉक्सली इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बटे 2 तथा साइन a अपान 2 अप्रॉक्सली इक्वल टू a अपान 2। अतः समीकरण 8 से यदि अत्यंत पतला हो तो साइन डेल्टा m प्लस ए अपान 2 लगभग बराबर होगा डेल्टा m प्लस ए अपान 2 के, और साइन a अपान 2 यह लगभग बराबर होगा a अपान 2 के। तो हो जाएगा, अतः समीकरण 7 से मान रख लेते हैं। जब मान रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अतः समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 की जगह पर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बटे 2 और पूरे के बटे a अपान 2, ऐसे गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा n इंटू a अपान 2 बराबर डेल्टा m अपान 2 और प्लस a अपान 2। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। हो जाएगा अथवा डेल्टा m बटे 2 इधर लाएंगे माइनस होगा, तो हो जाएगा n इंटू a अपान 2 माइनस a अपान 2। हो जाएगा डेल्टा m बटे 2 बराबर n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर a अपान 2 से 2 कटेगा। हो जाएगा अथवा डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 9। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र है वह n बराबर a प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम कहे कि यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो तो ऐसी स्थिति में डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a, अर्थात n क्या है, अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो ये था प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र। अगली हेडिंग आप देखिए। नेक्स्ट अगली हेडिंग है कि प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र। प्रिज्म के हेडिंग लिख लेते हैं पहले। टॉपिक जो है प्रिज्म के आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच, प्रिज्म के आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। तो सबसे पहले वक्र बना लेते हैं।
एक हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस x अक्ष पर हम 0, 10, 20, 30, 40, 50 और आगे 60 ये जो है x अक्ष, इस पर हम आपतन कोण I को लेते हैं और y अक्ष पर हम जो है विचलन कोण डेल्टा को लेते हैं। y अक्ष पर इसको लिखते हैं कि विचलन कोण डेल्टा, और इनके बीच जब वक्र खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे हम आपको वक्र बना के दिखा रहे हैं, इसी तरह का वक्र जो है वो प्राप्त होता है। और यह जो वक्र प्राप्त हो रहा है यह I डेल्टा वक्र कहलाता है, I डेल्टा वक्र कहलाता है। और इसको थोड़ा सही से ऐसे बना लेते हैं। अब सबसे पहले तो कहा है कि प्रिज्म के आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में वक्र। तो प्रिज्म के विभिन्न आपतन कोणों के लिए विचलन कोण के मान को ज्ञात करके आपतन कोण को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर लेकर खींचा गया जो ये वक्र है, यही I डेल्टा वक्र कहलाता है। इस वक्र से स्पष्ट है कि देखें अगर तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण अर्थात 48 डिग्री पर विचलन कोण का मान जो है वह न्यूनतम हो जाता है। फिर उसके आगे भी जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो इस विचलन कोण का मान वक्र के अनुसार देख रहे हैं कि यहाँ न्यूनतम हो गया, और इसके बाद भी अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे हैं तो यह वक्र के अनुसार इस विचलन कोण का मान जो है वो बढ़ता जाता है। तो जब आपतन कोण I और विचलन कोण के बीच में जब वक्र खींचते हैं तो मैंने कहा कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक निश्चित आपतन कोण 48 डिग्री पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। और उसके बाद भी जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान पुनः जो है बढ़ने लगता है। तो ये था हमारा प्रिज्म के आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कैसे प्राप्त होता है और प्रिज्म के आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में वक्र क्या है, इन सब के बारे में बताया। और इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।